हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट पावर्ड बाय क्रेजी जीके ड्रेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही छोटे सा टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं भारतीय संविधान के पार्ट 1 को, जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध भारतीय संविधान के पार्ट 1 या भाग 1 में देखने को मिलता है। सामान्यतः देखिए, संविधान के बारे में जो आप जानते हैं वो ये है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में 22 पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है। ये 22 भाग के अंदर जो अनुच्छेद उल्लेखित हैं वो कितने हैं फ्रेंड्स? तो वो है 395। 22 भाग 395 आर्टिकल में डिवाइड है और इसके अलावा 12 अनुसूचियां भी भारतीय संविधान में देखने को मिलती है, या यूं कहा जाए कि 12 शेड्यूल्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। वो प्रावधान जो कि आर्टिकल के अंदर हिडन है या फिर छुपे हुए हैं या फिर दिए नहीं गए, उनका उल्लेख हमें अनुसूचियों में देखने को मिलता है। इस तरह भारतीय संविधान 22 भाग 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियों में डिवाइड है। अब भारतीय संविधान जिन्होंने बनाया उन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक अनुबंध को सीक्वेंस वाइज जमाया है। सबसे पहले पार्ट में भारत को परिभाषित किया गया है कि एक्चुअल में भारत है क्या, किससे मिलकर बनाया है, राज्यों का अस्तित्व कैसा है। ये प्रावधान हमें भारतीय संविधान के पार्ट 1 में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 में जाते, पार्ट 2 में अगर हम जाते तो फिर उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी नागरिकता की बात की गई है। अब जब नागरिक हैं तो उनके कुछ अधिकार होंगे, तो इसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान के पार्ट 3 में देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स के रूप में। अब राइट्स हैं तो राज्य के नागरिकों के प्रति कोई कर्तव्य होंगे, तो वो हमें डीपीएसपी में देखने को मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। अब अगर स्टेट का कोई कर्तव्य है नागरिकों के लिए, तो नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य है स्टेट या फिर देश के प्रति, तो वो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह पूरा संविधान 22 भागों में उल्लेखित किया गया है, 22 भागों में डिवाइड किया गया है और एक एक उपबंध को सीक्वेंस वाइज जमाया गया है। अब इसी में भारतीय संविधान के पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें सामान्यतः 4 आर्टिकलों को जगह दी गई है या 4 अनुच्छेद को जगह दी गई है। एक एक करके हम इन 4 अनुच्छेद को समझने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट हम ये जानेंगे कि भारत एक्चुअल में है क्या, किससे मिलकर बना है। तो आइए एक एक करके एक एक आर्टिकल को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 में भारत संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। राज्य क्षेत्र, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में, और इसमें 3 क्लॉज इंक्लूड किए गए हैं। याद रखिएगा, 3 क्लॉज हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में देखने को मिलते हैं। अगर हम इन 3 क्लॉज की बात करें तो सबसे पहला क्लॉज हमें देखने को मिलता है भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। सबसे पहला क्लॉज आर्टिकल 1 में देखने को मिलता है, भारत या फिर इंडिया, या इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजों को पहले क्लॉज में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला भारत का नाम, देश का नाम और इसकी राज पद्धति। भारत का नाम क्या होगा और इसकी राज पद्धति कैसी है, यह हमें पहले आर्टिकल के पहले क्लॉज में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में इसके अनुसार भारत के 2 नाम मेंशन किए गए हैं, एक भारत और एक इंडिया, और यह बताया गया है कि ये जो है ये राज्यों का संघ है,
यह राज्य पद्धति के बारे में प्रावधान करता है। यहां पर याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट को परिभाषित किया गया है। फेडरेशन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों के समूह की बात नहीं की गई है। यहां पर कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का समूह होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर राज्यों का संघ और राज्यों के समूह में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, अगर संघ की बात करें या पहले फेडरेशन को हम समझ लेते हैं, समूह को समझ लेते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल से हमें समझना पड़ेगा और हमें अमेरिका को देखना पड़ेगा। अमेरिका जो है फ्रेंड्स, वो राज्यों का फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, समूह है। कभी किसी समय जो आज आप यूएसए देख रहे हैं, वहां पर 16 राज्य हुआ करते थे और उन 16 राज्यों ने एक ट्रीटी करी, एक संधि करी कि हम आपस में साथ आते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं जिसमें केंद्रीय सत्ता होगी। एक देश का निर्माण करेंगे, लेकिन ट्रीटी में यह भी कहा गया कि भैया हमारे अधिकारों का हनन केंद्र नहीं कर पाएगा, हमारी सीमाओं में परिवर्तन हमसे पूछे बिना नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली देखें तो एक ऑटोनॉमी हमारे पास हमेशा रहेगी। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट है। लेकिन इसके उलट अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो जाए। भारत एक लैंड एरिया, वहां पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। इंडिया का जो क्राइटेरिया या इंडिया की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में एक लैंड एरिया के आधार पर, और राज्य केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही बनाए गए हैं। यह जो संघ है, राज्य उसके केवल सदस्य हैं और वो केंद्र से या संघ से केवल प्रशासनिक अधिकार या उनकी शक्तियों को लेकर बंटवारे के हिस्सेदार हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भारत केवल एक संघ है, राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यहां पर यह चीज याद रखिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा फेडरेशन और संघ में क्या डिफरेंस है। इजी था, है ना। इसके बाद आगे चलते, तो सबसे पहला आर्टिकल का पहला क्लॉज आपको यहां पर समझ में आ जाता है। फिर आते हैं हम दूसरे क्लॉज पर। आर्टिकल 1 का सेकेंड क्लॉज कहता है कि भारत के प्रदेश और क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ठीक है, भारत का जो क्षेत्र है, जो प्रदेश है, उनके जो एरिया हैं, उनका उल्लेख भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किया गया। यहां पर जो आर्टिकल 1 है, केवल उसमें यह बताया गया है कि भारत एक संघ है या यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का समूह है। अब राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनके नाम क्या है, इसका उल्लेख हमें संविधान की पहली अनुसूची में देखने को मिलता है, आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 2 के अनुसार। इसके बाद थर्ड क्लॉज आता है और इसमें कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जाएगा, किसको शामिल किया गया या किया जाएगा। तो भारतीय क्षेत्र में यहां पर 3 प्रकार के राज्यों की बात की गई है तीसरे क्लॉज में। एक पूर्ण राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा देखने को मिलता है हमें जो कि अधिग्रहित क्षेत्र है। अधिग्रहित क्षेत्र, भारत द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। तो 3 प्रकार के भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख आर्टिकल 1 के थर्ड क्लॉज में हमें देखने को मिलता है। भारतीय क्षेत्र में किसको सम्मिलित किया जाता है, तो भारतीय क्षेत्र में 3 प्रकार के स्टेट की बात की गई है। पूर्ण स्टेट जो कि पूर्ण राज्य, फुल स्टेट बोल सकते हैं हम इन्हें, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, जैसे कभी दमन और दीव, दादर नगर हवेली भारतीय संविधान के लागू होने के बाद इन्हें अधिग्रहित किया गया था। दमन दीव, दादर नगर हवेली, गोवा, सिक्किम, ये कभी अधिग्रहित किए गए थे। हालांकि इनमें से कुछ अब भारत के पूर्ण स्टेट बन चुके हैं और कुछ भारत की यूनियन टेरिटरी से। वर्तमान में भारत के पास कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है। आर्टिकल संविधान के अनुसूची 1 के अनुसार भारत में वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अधिग्रहित क्षेत्र वर्तमान में कोई भी नहीं है।
तो इस प्रकार ये 3 क्लॉज भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में देखने को मिलते हैं। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है आर्टिकल 1। आई होप तीनों क्लॉज आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे, इजी थे। इसके बाद सेकेंड आर्टिकल आता है जिसे कहा जाता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बात करता है भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। यह बात करता है आर्टिकल 2। अगर हम इसको ऐसे देखें तो एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आगे पीछे हुई हो तो। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट की यहां पर बात करता है। भारत संघ में देखिए नए राज्यों की प्रवेश की बात कर रहा है या फिर नए राज्यों की स्थापना की बात करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, नए राज्यों का प्रवेश कैसे भारत संघ में? तो देखिए भारत का आपने एक राजनीतिक मैप देखा होगा जो कि कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इंडिया के अलावा अगर आपने साइड में देखा हो तो आपको नेपाल मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा या फिर बांग्लादेश मिल जाएगा। सही है। अब अगर इन देशों के साथ भारत की ट्रीटी होती है, संधि होती है, तो भारत इन क्षेत्रों का प्रवेश यहां पर अपने आप में आप समझिए एक ऑटोनॉमी चल रही है या फिर पहले से ही कोई ना कोई प्रशासन चल रहा है, किसी ना किसी देश का प्रशासन चल रहा है। इन देशों से अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और संपन्नता के अनुसार, मतलब यूं कहा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है वो भी ना बिगड़े, और ट्रीटी के अनुसार अगर इनसे समझौता होता है और इन क्षेत्रों को भारत संघ में इंक्लूड कर लिया जाता है तो भारत संघ में ये नए राज्यों का प्रवेश है आर्टिकल 2 के तहत किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमने इनसे युद्ध किया है और युद्ध में इनका कोई क्षेत्र जीत लिया, जैसे हम समझ लेते हैं पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को अगर हम जीत कर भारत में ले आते हैं, तो अब यह नए राज्य की स्थापना है भारत में। ट्रीटी नहीं हुई है, नए राज्य की स्थापना की। यहां पर हम कोई भी राज्य गठित कर सकते हैं या फिर कोई भी क्षेत्र गठित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये नए राज्यों की स्थापना है आर्टिकल 2 में। तो भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है आर्टिकल 2 के तहत। इसके बाद आर्टिकल 3 आता है भारतीय संविधान का। आर्टिकल 3 आता है। अगर आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, यह जो अधिकार है संसद को दिया गया है। याद रखिएगा किसे दिया गया है? संसद को, आर्टिकल 3 के तहत। भारत में नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम, सीमा और उसके क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को यह अधिकार आर्टिकल 3 के तहत। इसके तहत संसद किसी भी राज्य, एक राज्य से 2 राज्यों का गठन कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर कोई एक राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। यह अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को है आर्टिकल 3 के तहत। याद रखिएगा इंडियन पार्लियामेंट में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही ऐसा कोई बिल लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति चाहिए तभी पार्लियामेंट में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा जो कि आर्टिकल 3 से रिलेट करता हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या राज्यों से पूछा जाएगा? अगर राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है या नए राज्यों का गठन किया जा रहा है, एक राज्य को डिवाइड करके 2 राज्य बनाए जा रहे हैं, तो क्या उस संबंधित राज्य से पूछा जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर दी गई है वो ये है कि संसद संबंधित राज्य को प्रस्ताव भेजेगी कि आप एक बार देख लो, लेकिन
उस प्रस्ताव पर राज्य की अनुमति मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह राज्य के गठन किए जाने पर, एक राज्य को दो राज्य में डिवाइड किए जाने पर, या किसी राज्य की सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने पर पूरा अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को ही। राज्य से पूछा जाएगा, उनकी सिफारिशें ली जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट उनकी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो पूरा जो अधिकार है वो केंद्र के पास आ जाता है या संसद के पास आ जाता है। इस तरह भारत में राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं। यह फेडरेशन में होता है, जैसे कि अमेरिका में अगर राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य को मर्ज करके एक राज्य बनाना है, दो राज्य को मर्ज करके, तो वहां पर राज्य की परमिशन लेना अनिवार्य है पार्लियामेंट के लिए, फेडरेशन में। लेकिन यहां पर भारत में राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। संसद देश के या भारत के राजनीतिक मैप का पुनर्निर्धारण कर सकती है, याद रखिएगा। आया समझ में? अब यहां पर यही एक ऐसा आर्टिकल है जो काफी कंफ्यूजिंग या बोल सकते हैं कंफ्यूजन पैदा करता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि क्या राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जाने के आधार पर भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है? यह सवाल सबसे पहली बार बेरूबाड़ी मामले में उठा था। बेरूबाड़ी मामला था जो कि 1952 में अस्तित्व में आया था कि क्या आर्टिकल 3 के तहत जब भारत राज्यों का गठन करती है या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करती है, राज्यों की सीमा को जब घटाती है, तो क्या राज्य का कोई एरिया भारत से अन्य देश को दिया जा सकता है? तो यहां पर बेरूबाड़ी मामले को समझना पड़ेगा। 1952 में यह मामला आया था। बेरूबाड़ी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक दक्षिणी क्षेत्र है। आपको पता है भारत का जो सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है वो किसके द्वारा निर्धारित की गई है? जल्दी बताना। एक व्यक्ति का आपको नाम याद आएगा, रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए इस व्यक्ति को अपॉइंट किया था। लेकिन इनको भारत के और पाकिस्तान की जो उस वक्त की भौगोलिक कंडीशन थी ना, उनका कोई नॉलेज नहीं था। अब ये भाई तो सीमा खींच के चले गए, आड़ी टेढ़ी जैसी भी इनको समझ में आई, ये खींच के चले गए। अब बेरूबाड़ी इन्होंने भारत संघ को दे तो दिया, लेकिन ये लिख के जाना भूल गए कि बेरूबाड़ी हम भारत संघ को दे रहे। अब ये पश्चिम बंगाल का एक ऐसा एरिया था जो कि मुस्लिम बहुल एरिया था। 1952 में पाकिस्तान इस पे अपना दावा कर देता है कि यह हमारा एरिया, और इस आधार पर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेहरू जी शांति प्रिय थे, वो चाह नहीं रहे थे कि किसी से भी हमारे मतभेद हो, एटलीस्ट पड़ोसियों से तो ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए 1958 में उस वक्त फिरोज शाह नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो 1958 में नून नेहरू समझौता होता है और बेरूबाड़ी क्षेत्र को आधा आधा बांट लिया जाता है पाकिस्तान और भारत के मध्य में। लेकिन उस वक्त जो बंगाल की सरकार है वो नाराज हो जाती है केंद्र सरकार से, और वहां के जो लोग हैं वो भी नाराज हो जाते हैं केंद्र सरकार से कि हमने इनको चुन के भेजा और ये हमारे क्षेत्र को किसी और देश को दे रहे। अब केंद्र सरकार भी यहां पर थोड़ा सा प्रेशर में आ जाती है और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या आर्टिकल 3 के तहत हम किसी क्षेत्र को किसी और देश को दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते, तो हमने कैसे दे दिया? ऐसी कंडीशन में राजेंद्र प्रसाद आर्टिकल 143 की एक पावर का यूज करते। आर्टिकल 143 क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 कि अगर कोई भी संवैधानिक मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय लेना चाहता है तो वो राय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, पर वो संवैधानिक मामलों पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। तब राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या आर्टिकल 3 के तहत किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दिया जा सकता है क्या? तब सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश एक्सेप्ट की, मतलब उनकी जो भी राय थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दी, किसको? राष्ट्रपति को। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को नहीं दिया जा सकता।
अगर देना है तो दो कंडीशन है, आप आर्टिकल 368 का यूज करो और संविधान में बदलाव करो। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 1 बदलेगा और अनुसूची 1 बदलेगी। भारत संघ राज्य क्षेत्र, राज्य का एरिया और राज्य का क्षेत्र इन्हीं में उल्लेखित किया गया है, तो इनमें चेंजेस होगा अगर आप किसी भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को दे रहे हो तो आर्टिकल 368 का यूज करके आप संविधान संशोधन करो और यहां पर चेंजेस कर लो। सेकेंड कंडीशन, आर्टिकल 368 का ही यूज करके आप आर्टिकल 3 में यही लिख दो, डायरेक्ट ये लिख दो कि हम किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशियों को दिया जा सकता है, किसी अन्य देश को दिया जा सकता है, या तो आर्टिकल 3 में ही लिख दो या फिर यहां पे चेंजेस करके आप दे सकते हो। अभी तो आर्टिकल 3 अभी तक तो किसी भारतीय क्षेत्र को बाहर किसी को देने की बात नहीं करता, वो भारत के अंदर की ही बात करता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तब 9वां संविधान संशोधन किया गया। 9वां संविधान संशोधन किसके द्वारा संशोधन किया गया? 1960 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा, और 9वें संविधान संशोधन के द्वारा 1960 में जो बेरूबाड़ी का क्षेत्र है वो किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को। तो सीधी सी बात है, ये संशोधन नहीं हुआ था। आर्टिकल 3 में नहीं लिखा उन्होंने कि हम इसके तहत किसी भारतीय क्षेत्र को विदेश में किसी अन्य देश को दे सकते, ये नहीं लिखा है, यहां पर चेंजेस किए डायरेक्ट। आया समझ में? आगे भी अगर कोई भी क्षेत्र किसी अन्य देश को देना है तो हर बार चेंजेस, संशोधन ही लाना पड़ेगा। अगर यहां लिख देते ना एक ही बार संशोधन करके, तब संशोधन की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अब जब जब देना पड़ेगा किसी अन्य देश को, तब तक आपको संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको पता है 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश और भारत के मध्य में जो एनक्लेव्स थे उनको चेंज जब किया गया तो 100वां संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि उस जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का जो निर्धारण था उसमें कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश के पास जा रहे थे और कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र कहां जा रहे थे? इंडिया के पास। तो बांग्लादेश से इंडिया में तो ले सकते हो आप, लेकिन इंडिया से बांग्लादेश को देने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। आई होप समझ में आओगा। तो यह है आर्टिकल 3। इसके बाद भारतीय संविधान का एक लास्ट आर्टिकल आता है, एक सेकेंड रुकिएगा, जिसका नाम है, यहीं पर हम ले लेते हैं, एक सेकेंड। सबसे लास्ट आर्टिकल आता है हमारे पास जिसका नाम है आर्टिकल 4। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 4 की बात करें तो यह प्रावधान करता है कि आर्टिकल 3 और 2 इनमें अगर कुछ भी जो प्रावधान है उनको बदलना है तो इसके लिए केवल संसद में साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव लाकर ही इन दोनों आर्टिकल में चेंज किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं। यह कहता है संविधान का आर्टिकल 4। क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के जो प्रावधान है, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना, या फिर आर्टिकल 3 राज्यों का गठन करना, एक राज्य से 2 राज्य बनाना, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना, ऐसा कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। केवल संसद में साधारण बहुमत लाकर ही इनको चेंज किया जा सकता है। संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं, ये आर्टिकल 4 कहता है। ओके, तो आई होप आपको चारों आर्टिकल पता चल गए होंगे। आपको यह भी पता चल गया होगा कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जा रहा है, कैसे भारत के राज्य बनते हैं, संसद को क्या अधिकार दिए गए, राज्य को क्या अधिकार हैं, और भारत से अगर किसी अन्य देश को कोई क्षेत्र देना है तो वो कैसे दिया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में आज हमने भारतीय संविधान के भाग 1 को डिटेल में डिस्कस किया है। यहां पर हमने राज्यों को कैसे गठित किया गया है देश में, और अभी जो वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज केवल हमने संविधान के पोर्शन को कवर किया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।